वो 10 दिन पार्ट 9। वहाँ पर चारों तरफ हरियाली थी। कुछ दूरी पर सफ़ेद रंग की इमारत बनी थी जो कि किसी विशाल हॉल जैसे लग रही थी और उसके आसपास कई सारी छोटी छोटी कुटिया के आकार के कई सारे कमरे बने थे। हालांकि ये कुटिया पारंपरिक तौर पर न बनी होकर ईंट और सीमेंट से बनाई गई थी, जिसके ऊपर की छत सुनहरे रंग से रंगी थी और निचले हिस्से पर सफ़ेद रंग किया गया था। वहाँ पर आकर कुछ पल के लिए संजीव भी शांत हो गया था। रूही और अनीश आगे चल रहे थे और संजीव कुशल का हाथ पकड़कर हरियाली का मज़ा लेते हुए उन दोनों के पीछे चल रहा था। तभी एक कोने में बनी कुटिया में अनीश और रूही अंदर गए। संजीव भी उनके पीछे ही था। वो कुटिया अंदर से किसी रिसेप्शन की तरह थी। हालांकि वो बहुत बड़ी नहीं थी। वहाँ पर एक कोने में बड़ी सी टेबल थी, जिसके एक साइड एक कुर्सी थी जिस पर लगभग 35 साल की औरत बैठी थी, जिसने एक साधारण कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी। सर पर एक चोटी करी हुई थी। मेकअप पे नाम पर सिर्फ एक बिंदी लगाई हुई थी। चेहरे पर मुस्कुराहट और शांति थी। टेबल की दूसरी साइड 2 कुर्सियाँ रखी थी बैठने के लिए। टेबल पर एक कंप्यूटर, एक रजिस्टर, एक टेलीफोन, एक पेन स्टैंड, एक पेपर वेट और पानी का तांबे का ग्लास और जग रखा हुआ था। और दूसरे कोने पर एक बेंच रखी हुई थी जिस पर 2 से 3 लोग आराम से बैठ सकते थे। तभी रूही ने दरवाज़ा खटखटा कर पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी बिल्कुल, अंदर आइए, उस महिला ने मुस्कुरा कर कहा। बैठिए और कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी मैंने आपसे फ़ोन पर बात की थी। मैं मिसेस रूही संजीव मल्होत्रा। ओह, आपके पति आए हैं? जी ये है, रूही ने संजीव की तरफ इशारा करके कहा। तभी महिला ने फ़ोन पर एक नंबर मिलाया और कहा, अंदर आओ। थोड़ी देर में एक 30 से 35 साल का आदमी आया और पूछने लगा, मैडम आपने बुलाया? हाँ, ये संजीव जी है। इन्हें इनका कमरा दिखा दो और इनका सामान भी ले जाओ। जैसे ही संजीव आगे बढ़ने को हुआ, उस महिला ने कहा, संजीव जी अपना मोबाइल और लैपटॉप यहीं रख कर जाइए। लेकिन क्यों? मैं अपना काम कैसे करूँगा? संजीव जी, यहाँ पर ये सब रखने की इजाज़त नहीं है। What rubbish is this? संजीव, ये सही कह रहे हैं। आप अपना सामान मुझे दे दीजिए और हाँ, कार की चाबी भी, रूही ने हिम्मत करके कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो। संजीव, आपको यहाँ अकेले 10 दिन रहना है और यहाँ पर ये सब रखने की इजाज़त नहीं है। क्या बकवास है? तुम चाहती हो अपना काम छोड़कर यहाँ रहूँ? भूल जाओ, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। संजीव गुस्से में उबलने लगा और वैसे ही जाने लगा। आप भूल रहे हैं हमारी क्या बात हुई थी? रूही ने कहा। हाँ भूल गया हूँ, मैं ऐसी किसी बेकार की शर्त को नहीं मानता। तो ठीक है, अगली बार हमारा कोर्ट में ही मिलना होगा तलाक के लिए। तुम्हें जो करना है करो। तभी रूही ने एक नंबर मिलाया और कहा, मम्मी जी आप बात कर लीजिए, ये मेरी बात नहीं मान रहे। रूही ने संजीव को फ़ोन पकड़ाया तो दीपा जी फ़ोन की दूसरी साइड से संजीव से कहा, संजीव तूने अगर रूही की बात नहीं मानी तो रूही के साथ साथ हम लोग भी तुझसे अलग हो जाएंगे और ये घर और बिजनेस हम रूही के नाम कर देंगे। दरअसल संजीव ने टैक्स बचाने के चक्कर में घर अपनी माँ के नाम और बिजनेस अपने पापा के नाम कर रखा था। हालांकि उसके पापा का बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट कम था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर संभाल लेते हैं। अब संजीव फंस चुका था। अगर रूही की नहीं मानता तो बिजनेस और घर हाथ से चला जाता और मानता है तो 10 दिन की कैद। भाई कैद ही तो है,
आजकल के समय में बिना मोबाइल के रहना। खैर 2 मिनट सोचने के बाद संजीव ने वहाँ रहने का फैसला मंजूर किया। इसलिए नहीं कि रूही और माँ पापा ने अलग होने की धमकी दी थी, बल्कि घर और बिजनेस खो बैठने के डर से। वो कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन गाड़ी की चाबी क्यों? हमें वापस भी तो जाना है। लेकिन तुम्हें तो कार चलाना नहीं आता। मैं नहीं, अनीश चलाएगा गाड़ी। अब संजीव को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। न कुछ कह सकता था, न कुछ कर सकता था। संजीव ने गुस्से को पिया और खिसियाते हुए गाड़ी की चाबी अनीश को पकड़ा दी और गुस्से में वहाँ से सामान लेकर चला गया और रूही की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। इस बात पर रूही का दिल रो उठा और मन ही मन में कहने लगी, गुस्से में ही सही एक बार पलटकर देख तो लेते। दीदी चले, अनीश ने रूही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रूही ने हाँ में सर हिलाया। सारा पेपर वर्क कंप्लीट करके अनीश और रूही वहाँ से निकल गए। रूही और अनीश को घर पहुँचते हुए रात हो गई। रूही दीपा जी और रमेश जी के पास पहुँची और अनीश से कहने लगी, अनीश बहुत रात हो गई है, आज तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। तभी अनीश ने कहा, दीदी जब तक जीजू नहीं आ जाते तब तक मम्मी पापा के पास रुक जाओ ना। नहीं अनीश, ये परीक्षा सिर्फ संजीव की ही नहीं, मेरी भी है। याद रखना अनीश, गृहस्थी में पति पत्नी दोनों की सहभागिता ज़रूरी है। अगर संजीव में कुछ कमी है तो कहीं ना कहीं मुझ में भी कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधारना ज़रूरी है, जो सिर्फ यहाँ रहकर ही सुधारी जा सकती है। दीदी क्या आपको लगता है जीजू सुधरेंगे? अनीश ने संदेह करते हुए पूछा। पता नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। रूही ने गहरी सांस छोड़ते हुए बोली। अगर नहीं सुधरे तो शायद उनसे मुझे अलग होना पड़े। तो फिर इतनी मेहनत क्यों, अगर अलग होना ही है? वैसे भी तुम ही कहती हो, किसी को हम तब तक नहीं बदल सकते जब तक वो खुद न बदलना चाहे, और यह तो जीजू को एहसास भी नहीं है, क्योंकि तलाक से हम दोनों तो अलग हो जाएंगे, लेकिन कुशल का क्या? उसे अपने माँ पापा दोनों चाहिए। पति पत्नी का तलाक तो हो जाता है, मगर इन सब में बेचारे बच्चे पीस जाते हैं। जहाँ किसी के ऊपर जुर्म हो रहे हो वहाँ तलाक की स्थिति ठीक है, मगर जहाँ समस्या को शांति से सुलझाया जा सकता है वहाँ ये सब करके क्यों जिंदगी से खिलवाड़ करा जाए क्रमशः। दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।